friends, myself Sarvesh Mishra. Here we are going to discuss about the CLAT 2009 सॉल्व पेपर. जैसा कि आपको बता दें कि ये 2009 में जो पेपर था उसमें टोटल 45 क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि 45 मार्क्स के थे और इसमें बहुत सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन थे. ये कॉन्सेप्ट ये कथन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे. इनको सॉल्व कराने का उद्देश्य ये है कि कम से कम आपको टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा और आपको कुछ बेसिक बातें लॉ के बारे में पता चल जाएंगी. हम यहाँ पे क्लैट के सारे पेपर्स जो 2008 से लेके 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये हमारा दूसरा पेपर है. तो चलिए ये देखते हैं क्लैट 2009 का पेपर. चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 111 जो है वो फर्स्ट है. आप इसके नंबर से ही चलिए, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर पड़े हुए थे उसके हिसाब से ही चलिए. आइए देखते हैं. क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया. ठीक है, इसमें ऑप्शन है नारद स्मृति, सेकेंड है मनुस्मृति, थर्ड है वेद स्मृति, डी है पराशर स्मृति. जैसा आप सभी को पता होगा कि जो मनुस्मृति है दैट वाज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, कोडिफाइड टेक्स्ट, जिसमें कि आपको हिंदू धर्म के बारे में ढेर सारे रीति रिवाजों के बारे में, कस्टम्स के बारे में, रिलीजन के बारे में ढेर सारी बातें कही गई हैं. तो हियर द आंसर इज मनुस्मृति. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो नोन एज सिविल लॉ, सेकेंड इज लोकल लॉ, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज और डी कॉमन लॉ. तो हियर द आंसर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बिकॉज पहले तो जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, पहले आप ये जान लें जो इंटरनेशनल लॉ होता है दैट इज लॉ विच अप्लाइड बिटवीन द स्टेट्स. तो व्हाट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ? तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ विच अप्लाइज ओनली बिटवीन द टू स्टेट्स. मीन्स इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स, व्हाट लॉ दे ऑप्टेड दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, जिसे हम कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए नॉमिनल सम एज गिवन एज टोकन फॉर द स्ट्राइकिंग सेल इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी. ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज है लॉ कॉन्ट्रैक्ट की. अर्नेस्ट मनी क्या होती है आप याद कर लें, ये टोकन मनी होती है फॉर द स्ट्राइकिंग ए सेल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट टायर्स टू ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड को पार्टनर्स. सिंपल है, ये लीगल लैंग्वेज है आपकी. लीगल लैंग्वेज में वैकेट में आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें. को पार्टनर्स क्या होते हैं? तो जॉइंट लीगल एड्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ ए प्रॉपर्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड. चलिए इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, फंडामेंटल राइट और लोकस स्टैंडाई. तो राइट टू हर्ड बिफोर ए कोर्ट इज ए राइट टू लोकस स्टैंडाई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. भारत में कैसी पार्लियामेंट है? द्विसदनात्मक है. तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाई कैमरलिज्म कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द केस. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एविडेंस है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिया जा सकता है? आप इस केस को याद कर लें. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई. इस केस में ये कहा गया है कि एविडेंस जो है वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग के भी माध्यम से दे सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मास्टर इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट द लायबिलिटी इज कॉल्ड. चलिए इसे कहते हैं विकैरियस लायबिलिटी. अब विकैरियस लायबिलिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं. जब भी कोई सर्वेंट उसको दी गई अथॉरिटी के अंतर्गत काम करता है तो उसके कार्यों के लिए कौन लायबल होता है? उसका मास्टर लायबल होता है. ठीक है, इसी लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? विकैरियस लायबिलिटी कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू द अनदर प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट क्या? ट्रेसपास. आप क्या कर रहे हो? अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी में आप क्या कर जा रहे हो? आप घुस जा रहे हो, इंटर हो जा रहे हो. तो ये क्या है? ट्रेसपास है. चलिए आइए देखते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which parliamentary committee in India system of democracy is chaired by a member of opposition party. चलिए इसका ऑप्शन है, आंसर है सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी.
पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो होते हैं आपके लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के मेंबर होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं यहाँ पे। और जिसका चेयर पर्सन होता है वो कौन होता है? अपोजिशन का कोई पार्टी का कोई मेंबर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इन द केस ऑफ। ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डी सही है। केशवानंद भारती उसे स्टेट ऑफ केरला में बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ में इसमें बताया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ईयर 2002 द कंपटीशन वाज इनेक्टेड रिप्लेसिंग। द कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो किसको रिप्लेस करके बनाया गया? ऑप्शन ए ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या MRTP एक्ट। मैं आपको बता दूं इस पे जो MRTP एक्ट 1969 था उसको रिप्लेस करके अब हमने क्या बनाया? कंपटीशन एक्ट। पहले क्या था? जो लॉ था MRTP, उसका फुल फॉर्म था मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन, किसी की मोनोपोली ना उसको रिस्ट्रिक्ट करना। लेकिन अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद ये चीज़ें बदल गई हैं। अब हम चाहते हैं कि जो फेयर कंपटीशन हो समाज में वो हो, तो हमने MRTP एक्ट को हटा के अब कंपटीशन एक्ट को क्या किया है? लागू किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए राइट टू रिकवर टाइम बार डेब्ट इज। इसको इम्परफेक्ट राइट कहते हैं। ये आप याद कर लें कि राइट टू रिकवर टाइम बार डेब्ट जो होता है क्या होता है? इम्परफेक्ट राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ रिलेटिंग टू ए प्रिजनर ऑफ वॉर हैज़ बिन कोडिफाइड इन। तो जेनेवा कन्वेंशन जो है वो वो इसलिए बनाया गया था, दैट इज रिलेटेड टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स। ठीक है, कि इनके साथ ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर किया जाए। तो ऑप्शन इसका सही है ए, जेनेवा कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक हॉलीडे आर डिक्लेयर्ड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैं आपको बता दूं इसमें जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वहीं पे ही केवल पब्लिक हॉलीडेज को डिफाइन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a person is prosecuted for the committing a criminal offense the burden of proof is on prosecution। ठीक है, prosecution प्रूफ करता है कि किसी ने कोई अपराध किया है, ये उसी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज offense can be compromised between the parties is known as ठीक है, compoundable offense। ठीक है, ये होता है आपका जिसमें कंप्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। क्या होते हैं वो? कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें 2 साल से कम तक की सजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्बैंड एंड वाइफ हैव राइट टू ईच अदर कंपनी, द राइट इज कॉल्ड कंजुगल राइट। ठीक है, विवाहेतर जो संबंध होते हैं उससे जो आधारित अधिकार आता है, उद्भूत होता है, उसे क्या कहते हैं? कंजुगल राइट्स कहते हैं। ए विटनेस मेक्स ए स्टेटमेंट इन द कोर्ट नोइंग इट टू बी फॉल्स, ही कमिट्स द ऑफेंस ऑफ फॉल्सहुड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रिजरी और फोर्जरी। फोर्जरी करता है कोई भी जानते हुए ये बात कि ये गलत है उसको साबित करता है, कोई बात कहता है कोर्ट में ऑन एफिडेविट, तो ये चीज़ क्या कही जाती है? फोर्जरी कही जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर्स डेथ इज कॉल्ड पास्थोमस। ये तो आपका जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा तब भी आपको ये पता होगा। ठीक है, कि ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर्स डेथ इज कॉल्ड पास्थोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a formal instrument by which one person empowers another to represent him is known as power of attorney। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा सामने वाले को क्या करते हैं? अपनी अधिकारिता दे देते हैं कि उसके बिहाफ पे आप खुद प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके आधार पे आप बातों को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेरी रिलीज ऑफ ए प्रिजनर इज कॉल्ड। कोई प्रिजनर होता है इसको टेम्परेरी क्या किया गया? रिलीज किया गया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उसे क्या हम क्या कहते हैं? उसे पैरोल कहते हैं। जैसे संजू बाबा थे हमारे, संजय दत्त जी, वो कई बार पैरोल पे छोड़े गए इसीलिए कि उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं वो निपटा के उसके बाद वो फिर से आ सके। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफेंस ऑफ इंसाइटिंग डिसअफेक्शन, हेटर्ड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज perjury, forgery, sedition or revolt। So that is sedition। सेक्शन 124A ऑफ IPC डिफाइन करता है इन्हीं शब्दों में कि जो भी राज्य के खिलाफ डिसअफेक्शन, हेटर्ड या कंटेम्प्ट फैलाता है या करता है वो राजद्रोह बना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द UN। तो मैं आपको बता दूं जो UN है वो 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आया था। उसके 6 दिन के बाद ही 30 अक्टूबर को इंडिया उसका
मेंबर बन गया था। तो ये आप याद रखें, 30 अक्टूबर भी याद रखें, 24 अक्टूबर भी याद रखें, साथ में जो ईयर 1945 वो भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टी टू सूट इज कॉल्ड। देखिए, सूट जो फाइल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिटिगेशन कहते हैं। लिटिगेशन में कौन पार्टी होगा, लिटिगेंट्स होंगे, है ना। चलिए, तो आप जानते हैं इसका सी ऑप्शन सही होगा, लिटिगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who heads the four-member committee appointed by the study of the inter-state relation, especially the change took place since सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के बाद जो सेंटर स्टेट में जो बदलाव हुए रिश्तों में, उस पर अध्ययन करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो ये पंछी आयोग था जो सेंटर स्टेट पे अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, पंछी आयोग, जस्टिस एम पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज no one can be convicted twice for the same offense. The doctrine is called double jeopardy. ये क्या है भाई, आर्टिकल 20 क्लास 2 जो है इसका वो यही डिफाइन करता है कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, दो बार दंडित किसी को नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड डबल jeopardy. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिसिपेंट इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम इज पॉपुलरली नोन एज। ठीक है, देखिए, जो अपराध करे वो क्या है, एक्यूज्ड है, मुख्य है, उसके साथ में जो उसने सहायता की है, जो उसके साथ में, उसे क्या कहते हैं, एकम्प्लिस कहते हैं, सह अभियुक्त। एक अभियुक्त हो गया और एक क्या हो गया, एक्यूज्ड हो गया, एक हो गया सह अभियुक्त, वो हो गया एकम्प्लिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। अच्छा, तो इसमें हम आपको बता दें कि ये जो लैंड रेवेन्यू है ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो इस पे जो नियम बनाएगी वो कौन बनाएगा, इस पे नियम बनाएगा आपका राज्य सरकारें। ठीक है, आर्टिकल 246 जो आपका संविधान का है वो यही बताता है कि जो मैटर्स होंगे वो 3 लिस्ट में बांट दिए जाएंगे, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंटर लिस्ट पे कौन बनाता है, लॉ सेंटर बनाती है। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाता है, स्टेट बनाती है। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेशनल जुडिशियल एकेडमी लोकेटेड। तो इसका आंसर है भोपाल में। NJA जो है नेशनल जुडिशियल एकेडमी वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, भारत का जो महान्यायवादी होता है, उसे क्या होता है, उसे राइट होता है टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, राइट टू हर्ड होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मोरलिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस और सॉवरेन। देखिए, इसमें मोरलिटी के अलावा जो सारे वर्ड हैं, सोशलिस्ट बाद में डाला गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जस्टिस भी है, सॉवरेन भी है, तो यहाँ मोरलिटी जो है वो नहीं डाली गई, वो नहीं था वर्ड प्रीएम्बल में हमारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए कोर्ट विच। तो इसमें क्या है, मेंटेन्स रिकॉर्ड, प्रिजर्व ऑल रिकॉर्ड्स, कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, इज competent टू इशू writs। तो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए कोर्ट विच कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो ऐसा कौन सी कोर्ट है, ऐसा आपकी कोर्ट है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है और आपकी हाई कोर्ट है, आर्टिकल 129। ठीक है, आर्टिकल 129 में यही बात बताई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी। ये जो आपका ऑप्शन है ये आप याद कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का जज को कैसा हटाया जा सकता है, तो वो है क्या, प्रूवन मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी जो है। ठीक है, महाभियोग लगाया जाता है उस पर, उसके बाद उसको हटाया जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूडिशरी रिलेशन मीन्स ए रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द चेयरमैन ऑफ द तहलका इंक्वायरी कमीशन इज जस्टिस SN पुकान। चेयरमैन थे किसके, तहलका इंक्वायरी कमेटी के, कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ड्यूटी इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड accountability, obligation, burden,
इंसिडेंस, तो इसको एक उत्तरदायित्व कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, ड्यूटी क्या है, दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ऐसा दायित्व जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल, उसे क्या कहेंगे, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इज बाई इट्स पेरेंट्स इज नोन एज मैलिसेंस, मैलफिजेंस, इन्फेंटिसाइड, एबॉर्शन, फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड वोट हत्या होता है, एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन करना होता है, इन्फेंटिसाइड मतलब जन्मजात की हत्या कर देना होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 150 में ऑप्शन बी सही है आपका, इन्फेंटिसाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग ए डिवाइन ऑडियल इज, तो इसको क्या कहते हैं, एस्कैरिलेज। अब इसका वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग ऑफ ए डिवाइन आइडल एस्कैरिलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु गोज अंडर ग्राउंड आर इवेट्स द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज नोन एज अफेंडर, अंडरग्राउंड, एब्सेंटी, एब्सकॉन्डर, ठीक है। तो जो भी कोई जुडिक्शन ऑफ कोर्ट उसको क्या करता है, इवेट करता है, उससे भागने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं, हम भगौड़ा कहते हैं। भगौड़े की अंग्रेजी क्या होती है, एब्सकॉन्डर होता है, ठीक है। एब्सकॉन्डर मतलब भगौड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कैवियट। सो कैवियट इज ए वार्निंग, इंजेक्शन, रिट और रिट ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो कैवियट क्या होता है, कैवियट इज ए वार्निंग, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, कोर्ट में आप कैवियट डालते हो, उससे क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी रिट या कुछ भी अगर आपके खिलाफ डाली जाती है याचिका, तो ऐसे में आपको क्या होता है कि आपको नोटिस दी जाती है कि आपके खिलाफ ये याचिका डाली गई है, आप इसका रिप्लाई करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज वक्फ। ये आप सभी को पता होगा, और खासकर जो हमारे हिंदू धर्म के भाई हों, मुस्लिम धर्म के भाई होंगे, उनको जरूर पता होगा कि वक्फ क्या करता है। वक्फ का कार्य होता है कि रिलीजियस कार्यों को कार्यान्वित करना मुस्लिम धर्म में, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू इसका वक्फ का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट द सी नोन एज हाई सी, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कोस्टल एरिया होता है वो सीमा से लेके 12 किलोमीटर तक वो कोस्टल एरिया होता है। उसके आगे जो हाई सी होता है वो 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो भी हमने आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने बताए, इन क्वेश्चंस को पढ़ाने का या बताने का उद्देश्य ये है कि सारे पेपर्स जो आपके 2008 से लेकर 2019 तक के पेपर हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा मोटी मोटा आप कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, तो जो भी लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे उनको आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। और आप ये मान के चलें कि लगभग सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। और जो मेन कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे मैं उनके बारे में डिस्कस भी करता जाऊँगा। तो यहाँ पे अभी ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम 2009 के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। और नेक्स्ट में हम बाई मंडे आपको 2010 का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। और मेरा प्रयास है कि मैं सारे जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व करवा दूँ। उसके बाद जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, मेन टॉपिक्स करके हर टॉपिक की इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊँगा। और इससे क्या होगा कि आप लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी लीगल एप्टीट्यूड को समझने में, उसको सॉल्व करने में। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इंग्लिश में कोई पेपर पूरी तरीके से देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल वीडियो पढ़ा रहा हूँ। और उनको काफ़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में और प्रश्नों को हल करने में। बाइलिंगुअल पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक बातों को आपको समझाया जा सके, कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आप आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे आपको अंग्रेजी नहीं सिखाई जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में मोटा मोटी जानकारी दी जा रही है, आपको सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए, और स्पेशली जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो हमारे छात्र हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी समझने में। तो दिस वीडियो डेडिकेट टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमसे पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे वीडियो को बनाने का उद्देश्य है अपने ज्ञान का वर्धन करना, साथ में आप लोगों को ज्ञान थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करना और आपकी ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ा सा सहायक सिद्ध होना। कोई भी यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ नहीं हमारे पढ़ाने का। चलिए, इससे पढ़ के मुझे भी कुछ ज्ञान की प्राप्त हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा पढ़ाने में। और मुझे लगता है जो हमारे यूपी बिहार या जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी फ्लैट के एग्ज़ाम को देने में। तो
चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे से अपने आप एफर्ट्स को जारी रखें, और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, और हमारे होम पेज को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी जाएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। आप चाहें तो अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं, जो आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हम यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं। उससे आपके फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक सहायता मिल पाएगी, और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू।